हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे, जिसका केवल एकमात्र उद्देश्य है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना। बस इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा साथ दीजिए और आपको जहां भी जाना है वहां तो आप जाएंगे ही, एक एक चीज ज्ञान क्लश के माध्यम से आपको ऐसे छोटे छोटे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे कि आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाएगा और आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और एक एक चीज को अच्छे से सीखिए। हाँ सीखिए, लेकिन अब आप सीखोगे नहीं और सीखने के बाद अगर ये सोचोगे कि चलो ठीक है ज्ञान क्लास देख लेते हैं, सर ने कहा था एडमिशन हो जाएगा, तो बेटा देखने से कोई चीज़ पॉसिबल हो जाती तो हम भी सबको देख ही तो है, हम भी चल के कहीं आईएएस बन जाते, कहीं कुछ बन जाते। देखने से ये पॉसिबल हो पाती नहीं। तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत को इस मुकाम तक ले जाइए कि आप जो चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाए। ठीक, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, टोटल कॉन्सेप्ट। आई थिंक आधे घंटे की वीडियो थी वो, और आधे घंटे की वीडियो में टोटल कॉन्सेप्ट बता दिया था कि क्या क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। इवन कि वहां पे मैंने एक सेटलमेंट बताया था ना, सेक्शन 48 याद कीजिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48 सबसेक्शन ए एंड बी दोनों को समझाया था। उसके बाद वहां जो अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। उसके साथ ही साथ आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट सब बताया था। आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूं। आइए सीधे आते हैं एमसीक्यूज पे, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं और इन्हें अच्छे से कायदे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इफ अ पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज डिस्चार्ज बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी पार्टनर ने लोन दिया था, पार्टनर ने क्या दिया था, लोन, और लोन के बदले में जो हमने उसको पेमेंट दी, पेमेंट नहीं दी, हमने उसको क्या दे दिया, हमने उसको अनरिकॉर्डेड एसेट दे दी, एक ऐसी एसेट दे दी जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं थी, अभी तक हमारी रिकॉर्ड नहीं थी। हमने कहा तुमने लोन दिया है, तुम ये एसेट्स ले लो और तुम्हारा हिसाब खत्म। पार्टनर को हमने क्या दिया, अनरिकॉर्डेड एसेट दिया। तो बताओ इनमें से कौन सी एंट्री बनेगी। तो पहला लिखा है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट, ये एंट्री एकदम सही है, क्योंकि पार्टनर्स के लोन के बदले में हमने उसको क्या दिया, अनरिकॉर्डेड एसेट दिया। तो पहले एंट्री हमको सही मिल गई, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपने इसको कई बार बनाया होगा, आपने देखा भी होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप इज कंसीडर्ड टू बी डिसॉल्व। यहां पे ध्यान से देखो, पूछ रहा है इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप इज कंसीडर। यहां पे इस वर्ड को ध्यान दो, ये क्या लिखा है, ये पार्टनरशिप लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म लिखा है। पता है जल्दी जल्दी में गलती यही हो जाती है, लिखा है पार्टनरशिप, इन विच कंडीशन पार्टनरशिप इज कंसीडर्ड टू बी डिसॉल्व। हम देखते हैं लुनेसी ऑफ पार्टनर, लुनेसी का मतलब होता है पागलपन या पागल हो जाना। लुनेसी ऑफ ऑल पार्टनर, कि सभी पार्टनर पागल हो गए तो हम इसी को देख के टिक लगा के चले जाते हैं। नहीं, ये पूछा क्या है, पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं, मतलब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन को पूछ रहा है। तो वो डिसॉल्व सिर्फ 2 ही 3 कंडीशन में होती है, चेंज इन पीएसआर ना, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो ये कुछ कंडीशंस है जहां पे वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो लुनेसी मतलब पागलपन, ये होगा नहीं क्योंकि यहां फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल, यहां भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। वेयर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही सही है। व्हेन ऑल द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, यहां भी पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो सिर्फ यही सही है ऑप्शन नंबर सी, जहां पे क्या डिसॉल्व होगी, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, पार्टनरशिप फर्म नहीं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन होता छोटा सा है, बट थोड़ा जल्दीबाजी में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो आता हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है, बाद में पछताना होता है। थोड़ा सा देख लिए होते अगर तो ये गलती ना हो पाती। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बात है, क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ओके, क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होती है। एक क्रेडिटर था 90,500 का, टुक अवे स्टॉक वर्थ 77,775
इन फुल सेटलमेंट। एक क्रेडिटर ने स्टॉक ले लिया, कितने का? तो 77,775, वो भी फुल सेटलमेंट, हमारा तुम्हारा हिसाब खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर द सेम? तो बताओ यहां पे अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी इसके लिए? तो ये बताओ इनमें से कोई एंट्री बनेगी? अच्छा ये बताओ, हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर को हमने क्या दिया? स्टॉक दे दिया। क्रेडिटर को स्टॉक दे दिया, क्या पैसा आया या गया? कहीं से कोई पैसा आया या गया? क्या कोई पैसा आया? नहीं। कोई पैसा गया? नहीं। ये मान लो स्टॉक था, ये क्या था? हमारे पास ये स्टॉक है, और हमारे पास कोई लेनदार आया, क्रेडिटर, डिसोल्यूशन के टाइम, हमको हमारा पैसा दे दो। हमने कहा ये लोगे पेन, बहुत अच्छी है, स्टाइलिश स्मार्ट बोर्ड की पेन है। तो अगर उसको अच्छा लगा, उसको पसंद है, तो पेन ले लिया, स्टॉक ले लिया और मान गया। तो ये बताओ क्या मैंने कोई पैसा दिया? नहीं। क्या पैसा आया? नहीं। जब पैसा दिया नहीं, जब पैसा आया नहीं, तो ये रियलाइजेशन में नहीं जाता, ये रियलाइजेशन में नहीं जाता। और जब रियलाइजेशन में नहीं जाएगा तो इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। तो यहां पे अगर हमने क्रेडिटर को दे दिया क्या? स्टॉक, तो चला गया। तो यहां रियलाइजेशन के केस में, डिसोल्यूशन के केस में यहां कोई एंट्री पास नहीं होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नो एंट्री विल बी पास्ड। इसी कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि इसका यहां पे कोई मतलब रियलाइजेशन के केस में नहीं होगा। भाई स्टॉक था, ले गया, जाने दो। बाकी अगर एंट्री बनाना चाहो तो बन सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यहां पे कोई एंट्री पास नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बांटते हैं, ठीक। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एज लोन टू द फर्म विल बी, एज का लोन क्या होगा? अच्छा चलो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ए का लोन है, तो मैंने क्या कहा? लोन की पेमेंट होती है, पेमेंट की एंट्री क्या बनाओगे? एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब पेमेंट होगी तो या तो बैंक होगी या तो कैश होगी, यही तो होगा। अब यहां पे ए का लोन क्या पूछा है? एज लोन टू द फर्म विल बी, या तो ये डेबिट होगा या तो कैश या बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। ऑप्शन में देखो क्या दिख रहा है, क्रेडिट टू एज कैपिटल अकाउंट होगा ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट में तो बैंक है। डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहां के रियलाइजेशन तो है ही नहीं। क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, क्या एंट्री में बैंक है? हाँ सर, एंट्री में तो क्रेडिट में बैंक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एज लोन टू द फर्म विल बी, तो यहां पे क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो देखने में समझ में नहीं आएंगे, तो कम से कम आप इनकी एंट्री बना लीजिएगा, एंट्री से एनालिसिस कीजिएगा, आपको फटाक से इसका आंसर पता चल जाएगी, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक। पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following does not result into reconstitution of a firm? इसमें से reconstitution of firm का रिजल्ट क्या, मतलब क्या रिजल्ट नहीं है? तो चलो देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अच्छा रिकॉन्स्टिट्यूशन का रिजल्ट क्या नहीं है? रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, डेथ, ये सब तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के रिजल्ट है ना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का रिजल्ट क्या नहीं है? ये तो पहले ही लिख दिया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यही इसका रिजल्ट नहीं है, बाकी सब तो इसका रिजल्ट ही है। बाकी सब तो इसका क्या है? बाकी सब इसका रिजल्ट है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम ये तीनों चीजें होती हैं, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सिर्फ ये आपका क्या है? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का रिजल्ट नहीं है, ठीक। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is not transferred to realization account? इनमें से रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रांसफर नहीं किया जाता? अभी याद कीजिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, बैलेंस शीट बताई थी, बैलेंस शीट में कुछ कॉन्सेप्ट बताया था और क्या सिखाया था कि क्या क्या चीजें ट्रांसफर नहीं की जाती हैं। तो डेबिट साइड से कैपिटल थी, आपका रिजर्व एंड सरप्लस था, पार्टनर्स का लोन अकाउंट था, इधर से क्या क्या था? तो याद कीजिए फिक्टिटियस एसेट थी और कैश या बैंक था। तो ये ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तो ट्रांसफर नहीं होता। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट, ये तो पार्टनर्स में बढ़ जाता है, ये ट्रांसफर नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये तो आपकी फिक्टिटियस एसेट्स हो गई, पार्टनर्स लोन नहीं जाता। ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आपका एकदम सही आंसर है। सिर्फ यही
इसमें से कोई भी चीज पार्टनर वहां रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाती। ठीक, नेक्स्ट। एबीसी 3 पार्टनर थे। फर्म हैड गिवन अ लोन 20,000। किसको दिया भैया? फर्म ने, बी को। ध्यान से देखिए, यहां पर लोन फर्म ने बी को दिया है, यह आपकी फर्म है, और ये 3 पार्टनर थे एबीसी, इन तीनों को ही मिला के फर्म बोलते हैं। फर्म ने इंडिविजुअल बी को लोन दिया, बी से लिया नहीं है, बी को दिया है। जब फर्म ने, मान लो फर्म है, फर्म ने बी को दिया है, तो मतलब वो फर्म की एसेट्स है। क्या है? एसेट्स है। चलो देखते हैं। ऑन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन द लोन विल बी सेटल्ड बाई। ये लोन सेटल होगा कैसे? ये लोन कैसे सेटल होगा? तो लोन के सेटलमेंट की एंट्री क्या बनेगी? ट्रांसफरिंग इट टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफरिंग इट टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफरिंग इट टू डेबिट साइड ऑफ बी's कैपिटल अकाउंट, एंड बी पेइंग ए एंड बी पेइंग ए एंड सी प्राइवेटली। बताइए ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइए। तो बच्चों ये बताओ, क्या लोन के सेटलमेंट की एंट्री तुमको पता है? जल्दी बताओ, पता है? देखो, जब बी से लोन अगर हम लिए होते, फर्म बी से लोन लेता और तब सेटल होता, तो उसकी एंट्री भी मैं बता चुका हूं। बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने लोन लिया था, लायबिलिटी हमको देना है। लेकिन जब हमने उसको दिया है, लोन फर्म ने दिया है, तो वो एसेट्स है, और एसेट्स के लोन का सेटलमेंट होता है उससे कैपिटल अकाउंट से। तो यहां पर एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, टू बीज। देखो, जब हम किसी अगर ये फर्म इनसे लोन लेती, तब ये इसकी लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी के सेटलमेंट की एंट्री बनती है लायबिलिटी टू बैंक, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन फर्म ने इसको लोन दिया है, और जब फर्म लोन देती है तो वो एसेट्स हो जाता है, और एसेट का सेटलमेंट हमेशा कैपिटल अकाउंट से होता है। तो इसकी एंट्री क्या बनती है? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। क्या ऑप्शन में कहीं ये दोनों में से कुछ दिखाई दिया? तो डेबिट साइड ये रियलाइजेशन तो था नहीं, बीज कैपिटल डेबिट। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, समझ में आया? तो इस एंट्री को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये एक अच्छी एंट्री है, क्योंकि बच्चों को पेमेंट वाली तो याद होती, लायबिलिटी वाली, कि अगर ये सब लायबिलिटी होती ना, हमने बी से लोन लिया होता, तो एंट्री बनती बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि जो लायबिलिटी होती है वो सीधे पे आउट हो जाती है, सीधे कैश में पेमेंट दे देते हैं। लेकिन अगर हमने लोन दिया है किसी पार्टनर को, तो भाई वो पेमेंट थोड़ी ना देगा, वो तो उसके कैपिटल अकाउंट से सेटल हो जाता है, तब वो कैपिटल अकाउंट से सेटल होता है। कैपिटल अकाउंट में जो भी कम ज्यादा होगा उसी में से सेटल किया जाएगा, और अंत में जो बचेगा तुम ले जाओ, नहीं तो हमको दे जाओ। तो जब भी हमने, अगर फर्म पार्टनर्स को लोन देती है तो वो एसेट्स होती है, वो एसेट्स का जो लोन होता है उनके कैपिटल अकाउंट से सेटल होता है। तो इस एंट्री को लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जैसा भी हो, पेपर में आए तो गलत मत कीजिएगा बस। ठीक, चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अ पार्टनर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 15,000। अच्छा, टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 एट 19,000। ठीक है, मतलब डिसोल्यूशन के टाइम एक पार्टनर ने 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 19,000 में ले लिया। कितने में ले लिया? 19,000 में। बाय हाउ मच अमाउंट द रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो जितने में लिया है उतना ही क्रेडिट होगा। 19 में लिया है तो 19 क्रेडिट होगा। 4,000 मतलब आग चलेगा ना कि 15-4 का डिफरेंस, रिवैल्यूएशन याद आ जाए कि बढ़ी या घटी, नहीं, यहाँ पे रियलाइजेशन है भाई। जितने की बिकेगी एसेट्स वो टोटल अमाउंट आएगा। पार्टनर ने 15 के एसेट को 19 में लिया तो 19 लिखो, 15 के एसेट को 10 में लेता है तो 10 लिखते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, 19,000 सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस वाज 63,000। ध्यान से देखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो पार्टनर्स का कैपिटल था, कैपिटल वो कितना था? 63,000। क्रेडिटर का बैलेंस था, क्रेडिटर 12,000। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, आपको पता है कि मैं इसको लायबिलिटी मान लूं तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है वो कहां लिखी जाती है? एसेट साइड में। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितना था? 6,000। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स वाज 7,800। द टोटल अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स वाज,
क्या गजब का क्वेश्चन पूछा है। बच्चे देख के बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या पूछ लिया। कुछ नहीं पूछा बेटा, एकदम सिंपल चीज पूछा है। क्या पूछा है, द टोटल अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स वाज, एसेट्स से कितना अमाउंट रियलाइज्ड हुआ ये बताइए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितने आसानी से निकलेगा। ये मैंने कहा ये बैलेंस शीट थी, पहले ये तो जान लो कि आपके पास एसेट्स कितने की थी। आपको पता है कि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल होता है। 63 कितना हो जाएगा, 75,000 75,000। ठीक, अब 75,000 में से 6,000 जाएगा, कितना बचेगा 69,000 69,000। ये आपके पास बैलेंस शीट थी। मैंने अभी पिछली वीडियो में आपका रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया था, कि बेटा बैलेंस शीट में जो एसेट्स होती है वो इधर लिखते हैं, लायबिलिटी इधर लिखते हैं, और किन किन लायबिलिटी को लिखना है, किनको किनको छोड़ना, ये भी बताया था। तो एसेट देखो कहाँ लिखेंगे, एसेट तो सही यहाँ लिखेंगे, कितनी थी 69,000, और लायबिलिटी में से ये तो क्रेडिटर था, इसको भी लिखेंगे, क्रेडिटर कितना 12,000। ये तो सर आपने बताया था। इसके बाद देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन भी दिया है। प्रॉफिट कितना दिया है 7,800 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है प्रॉफिट भी दिया, अब पूछ क्या रहा है कि एसेट्स में कितना रियलाइज हुआ। पता है गलती कहां होगी, आप इसी को बैलेंस मार दोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो एसेट्स का रियलाइजेशन अमाउंट आता है वो यही आता है। एसेट्स का जो भी रियलाइजेशन अमाउंट आता है बाई बैंक लिख के वो यहां आता है। आपसे गलती ये होगी कि आप बैलेंस मार देंगे, आपको लगेगा आंसर आ गया, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो मैंने क्या बताया था, ये लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी के लिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो लायबिलिटी को तो देना ही पड़ता है, और उसको इसी तरह यहां लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट 12,000। तो लायबिलिटीज हमने दे दी, तो 12 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के बैलेंस मार दो, यही आपका रियलाइजेशन अमाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 69 और 7 76 76,800। भाई 12 बैलेंस हो गया, लायबिलिटी हमने दे दी 69 और प्लस ये प्रॉफिट दिया था, दोनों को जोड़ कर जो बैलेंस होगा वही क्या होगा, वही होगा एसेट्स का आपका मिला हुआ पैसा, जो एसेट्स का रियलाइज अमाउंट है। कोई दिक्कत, तो यहां पे जो रियलाइजेशन का अमाउंट होगा एसेट्स का वो कितना होगा 76,800 होगा। एनी डाउट, तो उम्मीद है यहां तक दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का बैलेंस शीट में टोटल था 77,000। ओके, फर्म की बैलेंस शीट 77 थी। एसेट साइड में कितना था, एसेट साइड बैलेंस शीट आइटम्स वर शो डाउन प्रिमिलियरी एक्सपेंसेस। प्रिमिलियरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, याद कीजिए, फिक्टिटियस एसेट्स होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है, फिक्टिटियस एसेट्स होता है। एंड कैश बैलेंस, कैश बैलेंस तो नॉन करंट एसेट्स होती है। चलो, लॉस ऑन रियलाइजेशन वाज 6,300। अच्छा, रियलाइजेशन का नुकसान भी दिया है, जिस तरह अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था, अभी लॉस दिया हुआ है। टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग कैश बैलेंस रियलाइज्ड विल बी, यहां पे देखो क्या बोला, टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग कैश बैलेंस, कितना क्या मिला, कितना रियलाइज हुआ, कितना पैसा मिला, एसेट से कितना पैसा मिला कैश को लेते हुए। तो चलो निकालते हैं। मैं यहां पे डायरेक्ट क्या बना रहा हूं, रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि टोटल एसेट थी 77,000। टोटल एसेट्स हमको यहां पे लिखनी होती है। अब एसेट्स में हम कौन से एसेट लेते हैं, जल्दी बताओ। तो सर एसेट्स में तो हम लेते हैं फिक्टिटियस एसेट को छोड़ दीजिए, तो बाकी कैश और बैंक को छोड़ दीजिए, यही तो आप बताए थे। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, कैश और बैंक को इंक्लूड करना है। अगर ये ना लिखा होता तब हम कैश और बैंक को भी छोड़ देते हैं। तो सर यहां तो फिक्टिटियस एसेट को फिर छोड़ दीजिए, एक फिक्टिटियस 2 थी, एक थी 4, इन दोनों को छोड़ दीजिए 6,000, तो 4 2 6, 77 में से 6 जाएगा, बचेगा 71, यहां ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। अगर ये ना लिखा होता इंक्लूडिंग कैश तो हम इस 1800 को भी छोड़ देते, 1800 माइनस होने के बाद जो बचता वो यहां लिखते हैं एसेट्स में। ठीक है, लेकिन वहां बोल रहा है इंक्लूडिंग कैश, इसलिए हमको कैश को लेना पड़ेगा। अब
लॉस दिया था, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस कहाँ लिखा जाता है, लॉस तो सर बाई में आता है, कितना 6300, बस बैलेंस मार दो, जो अमाउंट इधर बचेगा वही अमाउंट क्या हो जाएगा, एसेट्स का रियलाइज अमाउंट हो जाएगा, कि एसेट सबको कितना मिला। चलो बैलेंस कीजिए, 71,000 में से 6,300 कितना बचेगा, 64,700 बचेगा, 64,700। ऑप्शन में कहीं है क्या 64,700? सर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, 64,700। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। XYZ are partners in a firm in the ratio 4:2. On firm dissolution, firm total assets कितनी थी, टोटल एसेट थी 70,000 और क्रेडिटर कितने के थे 15,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना था 2100, एसेट्स रियलाइज 15% more than the book value, creditor were paid 2% more for profit and loss on realization account, wise capital account will be debited and credited with। क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट पे प्रॉफिट या लॉस होगा, रियलाइजेशन पे जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें वाई का हिस्सा क्या होगा। तो आओ देखते हैं अकाउंट बना के। मैंने क्या बताया अकाउंट में, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। सबसे पहले इसमें एसेट लिखनी होती है। एसेट देखो आपके पास कितनी थी, एसेट थी आपके पास 70,000 की, ठीक। लायबिलिटी क्या थी, लायबिलिटी में यहां पे क्रेडिटर था 15,000 का, क्रेडिटर था 15,000 का। फिर लिखा है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस कहां आता है, तो डेबिट में आता है टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो ये आपने एक्सपेंस दिया कितना 2100, एक्सपेंस हमेशा डेबिट आता है, ठीक। फिर क्या लिखा है, एसेट्स रियलाइज हुई 15% मोर देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 15% ज्यादा। तो एसेट जब रियलाइज होती है तो कहां लिखते हैं, बाई में, बाई बैंक। एसेट्स रियलाइज हुई, बुक वैल्यू क्या थी 70,000, इसका 15% ज्यादा, 70,000 का 15% क्या आएगा, तो 10% आएगा 7,000, 5% आएगा 3,500 और 7 और 3.5 मतलब 10,500, 10,500। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 70 10 80,500 हो जाएगा, ये तो होगा 7,000 और 3,500 हो गया 15%, तो 10,500 ज्यादा आएगा, तो मतलब एसेट को बेचने से कितना आएगा 80,500, मतलब यहां पे वैल्यू क्या आई होगी 80,500, ठीक। यहां तक तो चलिए समझ में आ गया। फिर क्या लिखा है, क्रेडिटर वर पेड 2% मोर। अब देखो यहां पे इस क्रेडिटर के लिए इंफॉर्मेशन दी है, तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हमको करना पड़ेगा, ना दी होती तब इसी 15,000 को हम यहां लिख देते। तो यहां पे हमने क्रेडिटर को पेमेंट दी है 2% ज्यादा टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर वर पेड 2% मोर। तो बेटा 15,000 का 2% कितना होगा, तो 300 होगा। तो मतलब हमने पेमेंट कितनी दी 15,300 दे दी। 15,000 का 2% ज्यादा देना है, 15,000 का 2% निकालो आएगा 300, 15,300 पेमेंट दे दी। अब बताओ यहां प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो देखो ये 80 15 95,500, 95,500 क्रेडिट साइड का है और डेबिट का 70 80 5 85 2 87 400, 87 400 डेबिट साइड का था। तो बताओ ये ना 70 और 15 2 17, 70 और 17 87 400, डेबिट कम क्रेडिट ज्यादा, तो बताओ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 15 में से 7 गया 8, 8,100 का प्रॉफिट हो जाएगा, 8,100 का प्रॉफिट होगा। अब ये 8,100 में ये पूरे फर्म का प्रॉफिट होगा, किसका हिस्सा पूछा है, वाई का। वाई का हिस्सा क्या है, 4 3 7 2 9 मतलब 3/9। तो 8100 में 3/9 निकाल लो बच्चा, तो 9 9 81 900, 9 3 27, 2700। वाई का हिस्सा क्या आ जाएगा 2700। अच्छा 2700 क्या होगा, यहां देखो क्या लिखा है, वाइस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड या क्रेडिटेड, डेबिटेड होगा कि क्रेडिटेड होगा, बताओ। प्रॉफिट की एंट्री क्या बनती है, तो याद कीजिए प्रॉफिट की एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट बनती है, XYZ।
तो ये क्या है, क्रेडिट। तो क्रेडिटेड में आएगा 2700, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही होगा। वाई का जो अकाउंट है वो क्या होगा, वो क्रेडिटेड होगा, कितने से, 2700 से। ये 2700 कैसे आया, समझ में आया। तो बेटा अगर आपको इसका फॉर्मेट ही नहीं पता होगा, मान लीजिए आप में से बहुत सारे बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, उनको अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ अमाउंट लिख के ही निकाल लेते हैं, लेकिन ये तभी आएगा जब ये पता होगा। जब यही नहीं पता होगा इसमें किधर क्या लिखना है तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। जब प्रॉफिट नहीं आ पाएगा तो वाई का हिस्सा कहां से बताओगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डेटा थे 17,000 के। ये डेटा वाले क्वेश्चन बच्चे बहुत फंसते हैं, ध्यान से उसको देखना। डेटा कहां लिखा होता है, डेटर तो डेटा में से एसेट साइड में लिखा होता है ना, एसेट्स में। डेटा था 17,000, ये होती है एसेट्स इन द बैलेंस शीट। आउट ऑफ दिस 2,000 बिकम बैड, इसमें से 2,000 बैड डेब्ट्स है, ठीक। 1 डेटर बिकम इंसॉल्वेंट, देखो इसमें से 17 में से 2,000 तो बैड डेब्ट्स हो गया, 2,000 बैड डेब्ट्स हो गया, मतलब ये तो अब हमको नहीं मिलेगा, ये पैसा डूब गया। तो अभी भी 15,000 जिंदा है जो मिल सकता है। एक डेटर इंसॉल्वेंट हो गया और 70% रिकवर्ड फ्रॉम हिम आउट ऑफ 5,000। इसमें से 5,000 का एक डेटर था, 5,000 का एक डेटर था जो कि इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, पागल हो गया, जो भी कह लीजिए, दिवालिया हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो जाना, दिवालिया मतलब बर्बाद हो जाना। वो 5,000 का ऐसा था जो कि एकदम इंसॉल्वेंट हो गया, और इससे हमको सिर्फ कितना मिल पाया, इसकी एसेट से हमको सिर्फ 70% मिल पाया। मतलब 5,000 का 70% हमको सिर्फ कितना मिल पाया है, 3,500। यहां से कितना मिल पाया, सिर्फ 3,500। आगे क्वेश्चन में लिखा है फुल अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम द बैलेंस डेटर। बाकी जो बैलेंस बचे, देखो 15 में से 5 इंसॉल्वेंट हुए, अभी भी 10 बचे हैं। ये जो 10 बचे हैं इनसे हमको मिला है फुल मिला है, फुल अमाउंट। तो ये 10 का 10 टोटल मिल गया, 10 का 10 ये मिल गया, और प्लस 3,500 मिला था हमको किससे, जो डेटा इंसॉल्वेंट हुआ था। टोटल हमको कितना मिला, 13,500। तो अब ये बताओ पूछा क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ दिस आइटम लॉस इन रियलाइजेशन अकाउंट विल बी। नुकसान कितने का हुआ, नुकसान कितने का हुआ, रियलाइजेशन पे लॉस कितने का हुआ। देखो या तो रियलाइजेशन अकाउंट बना के निकालो, नहीं तो सीधा सीधा देखो। एसेट्स बच्चा कितने की थी, डेटे हमारे पास 17,000 के थे, डेटे थे 17,000 के, उनसे मिला कितना, मिला तो सिर्फ 13,500। तो नुकसान कितने का हुआ, 17,000 में से 13,500 माइनस होगा तो सिर्फ आपका 3,500 का नुकसान दिखाई देगा। भाई 17,000 की एसेट थी, 17,000 लेना था, लेकिन उनसे मिला कितना, सिर्फ 13,500 मिला, तो बाकी जो बचेगा वो तो लॉस ही है ना। लॉस कितने का, 3,500 का। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्रेडिटर्स आर 70,000। चलो भैया क्रेडिटर कितने थे, 70,000 के क्या थे, क्रेडिटर। पार्टनर्स कैपिटल इज, देखो ये क्या थी, कैपिटल थी पार्टनर्स की कितनी, 1,20,000। ये दोनों ही लायबिलिटी थी, ठीक। कैश बैलेंस था 10,000। कैश बैलेंस कहां लिखा जाता है, एसेट्स में, कितना, 10,000। अदर एसेट्स क्या हुई है, ये तो रियलाइज्ड हुई है ना, तो रियलाइज्ड तो यहां आएगी नहीं, रियलाइज्ड कहां जाती है, ये तो रियलाइजेशन में जाएगा। कितना, 1.5 लाख थी। प्रॉफिट एंड लॉस इन द रियलाइजेशन अकाउंट विल बी। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस पूछा, देखो चुटकियों में आंसर आएगा। कैसे, हमने देखा एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होती है, तो भैया 1,70, 1,20 प्लस 70, 1,90 आएगा, 1,90। 1,90 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 1,80। मतलब जो हमारे पास एसेट्स थी वो थी 1,80 की। अब मैंने आपको क्या सिखाया, आप क्या बनाओगे, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो एसेट्स कहां लिखोगे, एसेट लिखोगे इधर और लायबिलिटी लिखोगे इधर। लायबिलिटी में क्या था, 70,000 का क्रेडिटर था, 70,000 के क्रेडिटर था। एसेट इधर लिखे, लायबिलिटी इधर लिखे। अब बोल रहा है कि एसेट से कितना पैसा आया, एसेट से आया 1,50,000, और जो लायबिलिटी होती है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो ये जितनी भी लायबिलिटी है वो पे आउट होगी कि नहीं होगी, ये लायबिलिटी इसी तरह पे आउट हो जाएगी, तो लायबिलिटी तो कैंसिल हो गई। अब पूछा लॉस कितने का हुआ, 1,80 में से 1.5 जाएगा, कितना बचेगा, 30,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया।
क्या कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी 30,000 का आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां मैंने इतना लंबा किया है क्यों? सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैं चाहता तो सीधा सीधा बता सकता था यहीं पे कैलकुलेशन से, लेकिन सीधा बताते तो आप कहते कि सर आप तो टीचर हैं, आपको तो सब याद होगा, हम तो बच्चे हैं, हम बच्चों के साथ तो सोचिए, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं नादान लेकिन होते हैं बहुत शैतान, होते हैं शैतान। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 2 लाख वर नॉट शो इन द बुक्स। इन्वेस्टमेंट 2 लाख वैल्यू थी, उसे बुक्स में नहीं दिखाया गया था। चलो नहीं दिखाया गया था। वन ऑफ द क्रेडिटर टुक ओवर दीज इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज डेब्ट ऑफ 2,20,000। चलो भाई, बुक्स में इन्वेस्टमेंट 2 लाख का नहीं दिखाया गया था। एक क्रेडिटर था, वो इस इन्वेस्टमेंट को 2.20 का था, वो 2 लाख पे ले लेता है। एक क्रेडिटर था जिसको देना था 2,20,000। कितना देना था? 2.20, लेकिन हमने उसको दिया कितना? 2 लाख, और हमारा उसका फुल सेटलमेंट हो गया। आगे पूछ कर रहा है, हाउ मच अमाउंट विल बी द डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर से कितना अमाउंट डिडक्ट होगा? ए भैया, मतलब क्रेडिटर तो खत्म हो जाएगा ना। तो खत्म होने का मतलब है 2,20,000 था, और जब ये खत्म हो गया तो यहां से माइनस कितना होगा? जब 2,20,000 माइनस होगा तभी तो ये खत्म होगा। बच्चों से गलती क्या होती है? वो सोचते हैं 2.20 को हमने 2 दे दिया तो 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा 20। मारो 20 पे टिक, आंसर सही। बेटा ये बताओ, उसके बगल में एक ये फुल सेटिस्फैक्शन या फुल सेटलमेंट लिखा है कि 2.20 के क्रेडिटर ने 2 लाख एक्सेप्ट किया, फुल सेटलमेंट हिसाब किताब खत्म हो गया। खत्म हो गया तो मतलब ये 2.20 पूरा खत्म हो गया ना, तो क्रेडिटर से कितना माइनस होगा? 2.20। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऐसी गलतियां मत कीजिएगा। देखो क्वेश्चन वही है जो तुमने पढ़ा है, बस हल्की सी चीज घुमा देता है ना, तो तुम भी अच्छे से घूम जाते हो कि नहीं घूम जाते? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इन द बैलेंस शीट टोटल डेटर अपीयर्ड एट 50,000। अच्छा, बैलेंस शीट में डेटर कितना दिया था? 50। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया था 1,500, पहले से ही दिया था। ठीक, तो याद रखिएगा डिसोल्यूशन में जो ये प्रोविजन होता है, जो पहले से दिया होता है, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं होता हमारे लिए। अब हमारे पास जो डेटर थे वो कितने थे? 50 पहले के। चलो आगे देखते हैं। हाउ मच अमाउंट विल बी रिलाइज्ड फ्रॉम डेटर if bad debts amount to 10,000 and remaining debtor are realized at 5% discount। अच्छा क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है कितना अमाउंट हमें अब डेटर से मिलेगा। अगर बैड डेब्ट्स कितना है? 10,000, तो भैया 10,000 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 40,000। और फिर कह रहा है कि इस पे 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट 40 का कितना होगा? 2, कितना आएगा? 38। तो डेटर से हमेशा हमें कितना पैसा मिलेगा? 38,000। ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है बच्चों? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म के डिसोल्यूशन पे डेटर वर 17,000 थे। ऑफ दीज 500 बिकम बैड एंड द रेस्ट रिलाइज 60%। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड हाउ मच अमाउंट? क्या बात है। तो चलो, डेटर जब रिलाइज होता है तो एंट्री क्या बनती है? याद कीजिए, तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक बनती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन बनती? जल्दी से बताओ, यहां कंफ्यूज मत होना। अगर एंट्री नहीं याद होगी तो इसका आंसर नहीं दे पाओगे। सर डेटर तो एसेट्स है, जब रिलाइज होता है तो रिलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाता है, इसकी तो एंट्री ये बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। ये एंट्री तो अगर क्रेडिटर की पेमेंट होती तब हम बनाते हैं। चलो ये एंट्री बनी, यहां डेबिट क्या है? बैंक, क्रेडिट क्या है? रिलाइजेशन। अब अमाउंट निकालना है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म 17,000 था, 500 बिकम बैड डेट, 16,500 बचेगा। कितना बचेगा? 16,500 बचेगा। अब पूछ रहा है ये इसका हमें कितना अमाउंट मिला? इसका हमको रिलाइज हुआ है 60%। इसका रिलाइज हुआ है 60%।
तो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिटेड हुआ है? तो देखो यहां पर ध्यान से, कौन सा अकाउंट डेबिटेड हुआ है? बैंक अकाउंट। क्या ऑप्शन में कहीं कैश या बैंक है? कैश अकाउंट दिखाई तो दे गया यार, सीधे सीधे टिक लगा देते, लेकिन चलो मान लीजिए 2 कैश अकाउंट दिए होते तब तो अमाउंट निकालते हैं। आप 16,500 का 60% निकालिए, 9,900 ही आएगा, निकाल के देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 20 क्वेश्चन की सीरीज है और 20 क्वेश्चन खत्म, सेशन खत्म। इसलिए थोड़ा इत्मीनान से बैठिए, भूख लगी हो तो कुछ खा लो, चाय कॉफी लेके पी लो, तुम तो पी सकते हो, टहल सकते हो, घूम सकते हो। हमारे सामने एक कैमरा लगा है, हम यहाँ खाली खड़े हैं, हमको तो बोलना है, पढ़ाना है, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम इत्मीनान से वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद आराम से टहलिए, घूमिए, तब आके चेयर पे बैठिए फिर देखिए ना। लेकिन अगर हम पॉज करके चले गए तो पता चला चाय पीने में 1 घंटा लग गया। तो चलिए फिलहाल आप अपने ऑप्शन का यूज कीजिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम अपना ऑप्शन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। इफ टोटल एसेट्स आर 2 लाख, टोटल लायबिलिटी 40,000, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज 1,75,000 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन विल बी। ये तो आसान सा है, इसको तो बता ही दोगे। कैसे बताओगे? सर टोटल एसेट थी 2 लाख, ये 2 लाख हम यहां लिख देते हैं। लायबिलिटी थी 40,000, ये 40 हम यहां लिख देते हैं। ये एसेट थी, ये लायबिलिटी थी। अब एसेट से कितना रियलाइज हुआ? 175। सर 175 हम यहां लिख देते हैं, एसेट से जो रियलाइज हुआ 175 क्रेडिट साइड में। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में आता है, ये आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया। द प्रॉफिट और लॉस, अब इसी को बैलेंस, ये क्या है आपका डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है रियलाइजेशन अकाउंट का। प्रॉफिट लॉस निकालना है तो सिर्फ इसकी बैलेंसिंग हो गई तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? आपको मैंने हमेशा सिखाया है कि अगर लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो लायबिलिटी एज इट इज पेमेंट हो जाती है। लायबिलिटी की पेमेंट, ये पेमेंट हो गई तो 40-40 तो कैंसिल हो गया। बचा कितना? 2,03,000 में से 175 माइनस कीजिए। 2,03,000 में से 1,75,000 माइनस कीजिए, देखिए 28,000 आएगा क्या? 28,000 का नुकसान होगा। ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन नंबर सी 28,000 आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, while transferring assets to realization account dash is omitted to be transferred, इनमें से क्या चीज नहीं लिखी जाती है? रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को लिखते समय इनमें से क्या चीज नहीं लिखते हैं? पेटेंट लिखते हैं, गुडविल लिखते हैं, ये रियलाइजेशन में ये भी जाता है, ये भी जाता है। कैश, अभी मैंने बताया था कैश नहीं लिखते, क्योंकि कैश का कैश अकाउंट अलग से बनता है। कैश कहां जाता है? कैश अकाउंट में जाता है, तो ये रियलाइजेशन में नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, इन्वेस्टमेंट तो जाता ही जाता है। 19, डैश इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अरे बच्चा, ये इतना अच्छा सा क्वेश्चन अगर पेपर में सजा गया ना तो छूटेगा ही नहीं। बताओ, डिसोल्यूशन के टाइम कौन से अकाउंट बनाते हैं? रिवॉल्यूशन बनाते हैं क्या? नहीं सर, ये तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम बनाते हैं। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इस टाइम बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तो बनाते ही नहीं है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट फंडामेंटल के टाइम बनाते हैं, ये बनता है रियलाइजेशन अकाउंट कहां? डिसोल्यूशन के टाइम। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त की जाएगी। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन जो दिया था वो ये दिया हुआ था बच्चों, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स लोन इज ट्रांसफर टू। पार्टनर्स का लोन किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? अभी मैंने बताया कि जो पार्टनर्स का लोन है वो रियलाइजेशन में नहीं जाता, तो पार्टनर्स का लोन जाता कहां है? पार्टनर्स का लोन पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाता है। ऑप्शन में कहीं पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया है क्या? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर।
पार्टनर्स का लोन हमेशा उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इस चीज को कभी मत भूलिएगा, और ये क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो गलत मत कीजिएगा। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन में जो जो चीजें होती हैं वो मैंने ली, आपको बताई। पहला वीडियो कॉन्सेप्ट का था, दूसरा वीडियो एमसीक्यूज का था। इनको देखना मत भूलिएगा और बिंदास देखिएगा। इसके बाद में मैच द फॉलोइंग और सर्च रिवीजन और कुछ केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन लाऊंगा अगले 2-3 दिनों में। आपका डिसॉल्यूशन खत्म, पार्टनरशिप खत्म, यूनिट 4 खत्म। तो इसी के साथ आज की इस YouTube लाइव कह लो, रिकॉर्डेड वीडियो कह लो, जो भी कह लो, इसे समाप्त की जाती है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक टाटा एंड बाय बाय।